जय हिंद। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो एग्ज़ाम के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 1992 में पंचायती राज अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी इसी को कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सिर्फ एक बार भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना प्रियम्बुल है में संशोधन किया गया है। थोड़ा सी और इसमें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। प्रस्तावना जो है इन बेरुबारी के केस में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती के बाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान के भाग है। इसे भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों के विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसके सदस्यों को जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था वो प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। इसमें आम जनता द्वारा निर्वाचित ये लोग नहीं थे, ये प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किए गए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान में प्रदत्त जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, को निलंबित करने की पावर है। अगला हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था। संविधान बनाने वाली प्रारूपी समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे संविधान बनाने वाली प्रारूपी समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? वर्ष 1951 में।
वर्ष 1951 में भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1। भारत में जो नागरिकता है एकल प्रकार की नागरिकता है। अगर आप यूएसए में जाते हैं तो यूएसए में 2 तरह की नागरिकता है। एक यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए, या दूसरा जिस राज्य से संबंधित है। अमेरिका के जिस राज्य से संबंधित है, अमेरिका में 50 राज्य है, स्टेट। तो 50 स्टेट में जिस स्टेट के निवासी हैं वहाँ की एक नागरिकता और दूसरा अमेरिका की नागरिकता। लेकिन भारत में नागरिकता जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ये सभी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962। वर्ष 1962 में गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र में बनाया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार लिया गया। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। ये है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें मूल कर्तव्यों की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि मूल कर्तव्य को क्या भारतीय संविधान के मूल जो संविधान था उसमें शामिल था? नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। इसमें 11वां अगर मूल कर्तव्यों को देखा जाए तो इसको जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो 11वां जोड़ा गया था। और इसी के अंतर्गत एक और याद कर लीजिए कि आर्टिकल 21A जो 21 का क है, इसको भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसमें वर्ष भी याद रखिएगा, एक एक लाइन इसमें एक एक क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का। केटी शाह का यह काफ़ी चर्चित कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा अनुसार किया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 362 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। कुछ ऐसे भी संशोधन है जहाँ साधारण बहुमत से ही और राज्यों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला हम लोग देखते हैं, किस विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और स्पीकर जो होता है किसी भी विधेयक को, वो धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, उसका अंतिम निर्णय लेने का जो प्राधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कई बार अधिकतम सीमा पूछ देता है एग्जाम में, तो अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए तो 35 ईयर्स, उससे कम नहीं। अगला हम लोग देखते हैं, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है और अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं इसमें। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ऊपरी सीमा कोई लिमिट नहीं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो है उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और गवर्नर बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटर होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसका तात्पर्य है कि सभी सदस्य का मतलब है कि निर्वाचित और मनोनीत, ये दोनों लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है और एक परमानेंट सदन होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि राज्यसभा कितने वर्षों पर भंग होता है, तो भंग ही नहीं होता है। और लोकसभा का भंग जो है का प्रावधान अनुच्छेद 85 में है। अगला हम लोग देखते हैं, किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए संसद में, तो पार्लियामेंट में अगर मनी बिल पेश करना है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, और राज्य में अगर देखा जाए विधानसभा में, तो इसमें राज्यपाल की अनुमति पूर्व आवश्यक है धन विधेयक के मामले में। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करने का कार्य करता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्यसभा के सभापति थे। थोड़ा और जान लेते हैं जानकारी। भारत का प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होते हैं वहीं राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर उपराष्ट्रपति जो प्रथम थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो राज्यसभा के प्रथम जो सभापति हुए वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए। अगला हम लोग देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? 2 बार। एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बार बैठकें आयोजित हो जानी चाहिए। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। भारत में कोई अगर मंत्री है
और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीना के रूप में 6 माह के अंदर उसको संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, नहीं तो अपनी मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में संघ राज्यों का शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा भारत में संघ राज्यों का शासन होता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। ये भारत सरकार की बात कर रहा है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है, इसमें महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग राज्य सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता की जाने तो राज्य सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता जो होता है उसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की अनुसूचियां दी गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, या तीसरा है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अगला हम लोग देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगर हम लोग पार्लियामेंट के बारे में जानें तो पार्लियामेंट बराबर होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी कि जो संसद है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बना है संसद। अगला हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ शब्द निर्वाचित दिया हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब वहीं उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव में देखिएगा तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों। जैसे अगर लोकसभा में देखा जाए तो मनोनीत सदस्य होते हैं 2, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 1। तो ये सब राष्ट्रपति द्वारा, ये 2 लोग राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार इसका क्लियर हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगर उस समय राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है, उस समय किसी राज्य का विधानसभा अगर भंग हो गया है तो वो लोग वहाँ के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति में चुनाव भाग नहीं लेंगे, ये भी जानिए। अगला हम लोग देखते हैं, पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। पांडिचेरी के प्रशासक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है, बोरोविंग फ्रॉम जर्मन। अगला हम लोग देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति वर्णित है? अनुच्छेद 149 में।
कैग के बारे में भारतीय संविधान के में जो कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके कर्तव्य और शक्तियों का जो वर्णन है अनुच्छेद 149 में है। अगला हम लोग देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्यों में से राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। ये पीएससी जो है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीएससी जो है इसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं और राज्यसभा से होते हैं 7 और लोकसभा से जो होते हैं 15। ये सभी याद रखिएगा। कई बार लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या तो 22, राज्यसभा में तो हो जाएगा आपको 7 और लोकसभा में 15। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 है, में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला हम लोग देखते हैं, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। संवैधानिक अधिकारों के उपचारों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के हृदय और आत्मा कहा था। इसके बारे में अगर देखें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 32 के बारे में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये हृदय और आत्मा है, संविधान का हृदय और आत्मा है। अगला हम लोग देखते हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को त्यागपत्र देना पड़ता है उस स्थिति में जब किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। अगला देखते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है और राज्यसभा भंग नहीं होता है। इसे भी याद रखिएगा। इसके बारे में देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। प्रीवी पर्स काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहले ये काम का तो नहीं था क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीय रजवाड़ों, जो देश की आज़ादी हुई थी तो लगभग 565 के आसपास जो रजवाड़े थे तो लोगों को भारत सरकार से पैसा जाता था खर्चा वगैरह के लिए, तो उसी को प्रीवी पर्स कहा जाता था। तो इसको समाप्त कर दिया गया 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी के समय ये काफ़ी चर्चा में था। अगला हम लोग देखते हैं, भारत के किस अनुसूचित शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं, सैलरी दिए जाते हैं? द्वितीय अनुसूची में। भारतीय संविधान के जो अनुसूची द्वितीय है उसके तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस आदि का वेतन दिया जाता है। थोड़ा हम लोग और जान लेते हैं अनुसूचियों के बारे में। शेड्यूल, अनुसूचियों की जो टोटल संख्या है 12 है वर्तमान में, और जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की जो संख्या थी 8 थी। इसे भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या, शेड्यूल की संख्या कितनी थी? तो 8 थी, और अलग अलग समय में संशोधन करके अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है। अगला हम लोग देखते हैं,
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर चलाना हो तो उनको 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। अगला देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं? 1/3 भाग। 1/3 भाग जो है विधानसभा से चुनकर जाते हैं लोग विधान परिषद में। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्री परिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जो चर्चा है अनुच्छेद 75 में है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव उसे कहा जाता है जो कि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की जो चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव को ही काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। अगला देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनरीक्षण किया जाता था। थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। 1 जनवरी 2015 से पंचवर्षीय योजना को हटाकर नीति आयोग स्थापित किया गया है। यानी नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 है, इसे भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर जो थे भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अब पहला जो लोकसभा अध्यक्ष जो थे ये थे वासुदेव मावलंकर, उन्हें भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। अगर आप प्रियम्बुल देखेंगे तो प्रियम्बुल में नीचे प्रस्तावना में नीचे लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इस तरह के सेंटेंस लिखा हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान बनाने के लिए भारत में पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला हम लोग देखते हैं, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा जो राज्य सूची में थी अब समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। अगला देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे?
वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हें भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। हम लोग जस्ट देखे हैं, कभी कभी रिपीट हो गया है क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण है कि बार बार एग्जाम में पूछता है। थोड़ा इसके बारे में और हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और एक इसमें 9 दिसंबर जो है 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे राजेंद्र प्रसाद, इनको 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो ये 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। अगला हम लोग देखते हैं, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? प्रेसिडेंट। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति। लोकसभा सदस्यों का शपथ कौन कराता है? तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। यहाँ सदस्य की बात है। अगर लोकसभा अध्यक्ष आ जाए स्पीकर के बारे में तो स्पीकर का शपथ नहीं होता है। लोकसभा का सदस्य के रूप में जो स्पीकर होता है सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में शपथ का प्रोविज़न नहीं है। ये याद रखिएगा, बार बार पूछता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत भी है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 78 द्वारा संपत्ति के अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटाकर मूल अधिकार से आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया है। अब वर्तमान में संपत्ति के अधिकार जो है शब्द जो आपको मिलेगा अनुच्छेद 300 के क में मिलेगा, इसे भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका चर्चा की गई है अनुच्छेद 51A में। अगर हम लोग भाग की बात करें तो भाग 4 का क में है मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई है। अगला देखते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, सिर्फ वन टाइम, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। ये तीनों को जरूर याद रखिएगा। कई बार पूछ देता है कि प्रस्तावना में कौन कौन शब्द जोड़ा गया।
तो ये तीनों याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। थोड़ा प्रस्तावना के बारे में और जाने तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं है, बेरुबारी के केस में कहा गया था। केशवानंद भारती के बाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। अगला हम लोग देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसको पद का त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को भेजता है। थोड़ा और जान लेते हैं इसमें। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। इसकी शपथ जो है, राष्ट्रपति के शपथ जो दिलाता है चीफ जस्टिस दिलाता है, या अगर वो नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। वित्त आयोग का जो गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। वित्त आयोग का जो प्रोविज़न है, प्रावधान, अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है इसमें किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का जो सदस्य और अध्यक्षों की संख्या जो होती है 5 होती है। 5 सदस्यीय वित्त आयोग है, याद रखिएगा, 1+4, 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य। ये केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय विवरण से संबंधित जो रिपोर्ट देता है वो वित्त आयोग का काम होता है। तो वित्त आयोग 5 सदस्यीय है। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगर और याद करना चाहते हैं तो थोड़ा याद कर लीजिए, 279A यानी 280 से एक कम, इसमें क जोड़ दीजिए। ये जो है जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, जीएसटी काउंसिल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है भारतीय संविधान का। अनुच्छेद 279A जो है जीएसटी काउंसिल से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, तो ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्शन कमीशन के अगर बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में है। और मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और आयुक्तों से मिलकर चुनाव आयोग बना है। तो चुनाव आयोग जो है त्रिस्तरीय है, 3 इसमें मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। ये भी कई बार पूछ देता है एग्जाम में। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ, इसको रेसिडुअरी पावर कहा जाता है, किसमें निहित है? संसद में। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संसद में निहित है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 362 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 362 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला देखिए, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड का। CEM जोड का यह प्रसिद्ध कथन है कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। अगला देखते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव पद जनरेट किया गया था, जिसको राज्य सचिव भी कहा जाता था। एक ये ब्रिटिश सांसद होता था। राज्य सचिव या भारत सचिव ब्रिटिश
यानी पार्लियामेंट का एक सांसद होता था। इस और आगे हम लोग देखते हैं, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी जो है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान नहीं उपस्थित हो उल्लिखित है? अनुच्छेद 257 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257 में यह उक्ति उल्लिखित है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इससे पहले 6 वर्ष था, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अभी वर्तमान में 5 वर्ष है। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति पर सम्मिलित किए गए? स्वर्ण शीर्ष समिति पर। स्वर्ण शीर्ष समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 के अपवादों स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अगर आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है उपाधियों का अंत। इसका मतलब है कि कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपवाद स्वरूप दिया जाता है भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे अलंकरण। अगर इसमें हम बात करें तो 2 तरह के उसमें और देखिएगा कि एगो डॉक्टर अगर कोई PhD किया है तो अपने नाम के पहले लिख सकता है। अगर सेना में कोई कर्नल ब्रिगेडियर है तो वो लिख सकता है। इसको अब इसमें अपवाद स्वरूप रखा गया है कि 18 अनुच्छेद 18 में आप डॉक्टर लिख सकते हैं। अगर सेना में कर्नल ब्रिगेडियर कमांडर जो भी है नौ सेना या तीनों सेनाओं में तो आप जोड़ सकते हैं। और ऐसे नहीं, कोई अपने नाम से पहले भारत रत्न एक्स कुमार नहीं लिख सकता है, वाई कुमार ऐसे नहीं लिख सकता है। अगला हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? अनुच्छेद ये बताना है संशोधन तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। अगला देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकारी आयोग का जो संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम पूछा है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब यहाँ आज का लेक्चर समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलते हैं जल्द ही। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।